हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है आरआरबी जेईई के 17 सितंबर के सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन एक भी आप सभी को नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो है पेपर है एक फ्रेंड से हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है 9369 क्या व्हाट्सअप नंबर 9369078166 पर दोस्तों सेंड किया था। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो आप सभी को कराए जा रहे हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पूछा गया था। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट जो शिखर धवन है, कौन दोस्तों, जो क्रिकेटर शिखर धवन है वो मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए इनके बारे में और देखते हैं, इनके बारे में यहाँ से क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। शिखर धवन जो है मोटो जीपी की भावना को दर्शाने वाले फेंस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे शिखर धवन तो दोस्तों जो है फेस कर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान के जरिए शिखर धवन रेसिंग के प्रति अपने जुनून को दिखाएंगे और पूरे भारत में नए दर्शकों को मोटो जीपी से परिचित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने आंदोलन चलाए थे। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने आंदोलन चलाए थे, ये आपसे से पूछा गया था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में 2 आंदोलनों का नेतृत्व किया था। पहला आंदोलन क्या था, महाड़ सत्याग्रह, और दूसरा क्या था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये दोनों आंदोलन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 ईस्वी में चलाए गए थे। इसके बारे में और देखते हैं आखिर ये आंदोलन क्या था, किस लिए हुआ था। तो महाड़ सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी है, इसे भी देख लेते हैं। यह आंदोलन 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ जिले के महाड़ में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, महाड़ सत्याग्रह पड़ा था। इस आंदोलन का मकसद जो है दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना था। मतलब इसका मेन मकसद यह था जो दलित लोग थे उन्हें दोस्तों कुएं से पानी, तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन में अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चौदार तालाब तक जुलूस निकाला था। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन के जरिए दलितों के लिए बराबरी का दर्जा भी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 है ये किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए सजा के संबंध से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और यह मूल अधिकारों का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो कौन सी बातें हैं, तो पहली बातें हैं दोस्तों जो है अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो 2024 चल रहा है, कितना है 24, 2024 में चोरी की सज़ा कितनी है, 2 वर्ष है। कितनी है, अगर आप कोई चोरी करेंगे तो इसकी सज़ा कितनी है, 2 वर्ष। लेकिन आप 2024 में अपराध करते हैं, लेकिन आप सभी को सज़ा कब मिलती है, 2025 में मान लो। 25 में इसकी सज़ा कितनी हो गई है, 5 वर्ष हो गई है। लेकिन आप सभी को 5 वर्ष सज़ा ना मिलकर 2 ही वर्ष मिलेंगे, क्योंकि आप सभी ने 2024 में अपराध किया था। यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसे दोस्तों कोई अपने मन पर मत लेना उदाहरण को, केवल हम आप सभी को समझाने के लिए बता रहे हैं कि चोरी का सज़ा इतनी है, इस प्रकार है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि अगर आप एक बार अपराध करते हैं तो उसकी केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह कही गई है इसमें कि किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह अपने खुद खिलाफ गवाही दे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे।
पूछा गया था आपसे से। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। कौन? MC सीतलवाड़ जो थे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक इस पद पर रहे हैं। वे भारत के एकमात्र अटॉर्नी जनरल है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक यानी 13 साल तक इस पद पर काम किया। MC सीतलवाड़ एक प्रतिष्ठित वकील थे। उन्होंने नए भारत के कानूनी और संवैधानिक ढांचों को आकार देने में अहम भूमिका भी निभाई है। चलिए अब देखते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ जानकारी जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ये आप याद रखिए, जिनका पेपर वही नहीं हुआ उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार क्या होता है, तो मुख्य सलाहकार होता है। और देखें भारत के अटॉर्नी जनरल भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार प्राथमिकता अधिवक्ता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो है प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। भारत के राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर? भारत सरकार की सलाह पर करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो भाग दोस्तों 5 है और अध्याय 1 में और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की कार्यकाल दोस्तों जो है इससे संबंधित है। मतलब भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2024 नहीं होगा। पूछा गया था यूनेस्को सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन आया था विश्व धरोहर समिति का 76वां सत्र जो था, यह सम्मेलन 21 से 31 जुलाई में 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान असम की मोहितम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी नदी कौन सी थी? ये आपसे से पूछा गया है। सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ये आपसे से पूछा गया था। तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी जो है फिंके नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से से लेकर उत्तर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक बहती है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है और इसकी उम्र अगर पूछे तो कितनी है? तो 76 करोड़ साल से ज़्यादा मानी जाती है। मतलब 36 करोड़ साल से पुरानी यह नदी मानी जाती है। कुवैत दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कुवैत होगा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कराया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत की मुस्लिम विजय का जो है विजय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष नेता जो हैं राहुल गांधी है, जो कांग्रेस के नेता हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो हैं, जो भाजपा के हैं। सदन के नेता प्रधानमंत्री कौन है? तो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो। ये दोस्तों जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है योग्यता होनी चाहिए। एकता किससे संबंधित है? एकता किससे संबंधित है? एकता की प्रशासनिक स्थापना जो है इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता का अर्थ क्या होता है? धन के बदले जो है वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। तो एकता किससे संबंधित है? एकता धन के बदले जो है भूमि प्रदान करना, इससे संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं या मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में कितने जो सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में के मुताबिक जो है राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है। कितने सदस्यों को? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं कला
साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं में योगदान देने वाले लोगों को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है आप सभी से कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो कला क्षेत्र से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं। इन क्षेत्रों से जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के बाकी जो 238 सदस्य होते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि यह शक्ति जो है संविधान द्वारा दी गई है कि उनकी विधायी शक्ति का एक हिस्सा है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों को नियुक्त करते हैं वह किस प्रकार की शक्ति है। तो उनकी एक यह विधायी शक्ति है। चलिए देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन, जो अगला हमारा क्वेश्चन है। कपिल परमाल, यहाँ पर दोस्तों परमाल होगा, कपिल परमार 2024 में पैरा ओलंपिक के किस खेल से संबंधित थे, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे देख सकते हैं कपिल परमार, इनका जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 2000 में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय पैरा जूडो खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित है, तो पैरा जूडो खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा है। यहाँ पर आपसे से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो है भारत का पहला जो है जूडो में पैरालंपिक किसने जीता, तो कपिल परमार ने जीता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया था कि 5.6 किसका पीएच मान होता है। 5.6 किसका पीएच मान होता है। 5.6 समान वर्षा का पीएच मान होता है। किसका होता है, समान वर्षा का पीएच मान होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा अम्लीय होता है। जब बारिश का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे वो अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। वैसे आप सभी से क्वेश्चन यह पूछा गया था 5.6 किसका पीएच मान होता है, तो समान वर्षा का होता है। लेकिन जब 5.6 से इसका पीएच मान कम होता है तभी जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में आमतौर पर अम्ल की बड़ी मात्रा के कारण पीएच मान जो होता है 4.2 और 4.4 के बीच होता है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट, H+ आयन क्या है। H+ आयन क्या है, ये आपसे से पूछा गया था। तो H+ आयन हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक और उसके साथ जुड़े इलेक्ट्रॉन के अलग होने से बनता है। किससे बनता है, तो H+ आयन जो है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक और उसके साथ जुड़े इलेक्ट्रॉन के अलग होने से बनता है। इसे हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसे यह पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 में क्या नहीं है, ये आपसे इसे पूछा गया था। अनुच्छेद 21 में क्या नहीं है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड शामिल नहीं है। यही आप सभी का राइट आंसर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है मृत्युदंड शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में कुछ खास बातें हैं, इसे भी आप जान लें। यह अनुच्छेद किसी भी तरह के क्रूर, अमानवीय, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार को वर्जित करता है। मतलब अनुच्छेद 21 के तहत जो क्या कहता है, इसके तहत आपसे कोई क्रूर व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता। इस सभी का विरोध कौन सा करता है, अनुच्छेद 21 करता है। यह अनुच्छेद सदोष, निरोध, गिरफ्तारी और कारावास से मुक्ति देता है। यह अनुच्छेद मनमाने या गैर कानूनी हिरासत पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद जो 239 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं किसी प्रशासक के जरिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। राष्ट्रपति प्रशासक को ऐसे पदनाम से नियुक्त करते हैं जैसे वे ठीक समझते हैं या इससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इससे पूछा गया था कि मैग्नेटाइट
किससे संबंधित है, या मैग्नेटाइट से संबंधित कौन सी क्रिया होती है, ये आपसे से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पालमपुर का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, ये जो मैग्नेटाइट वाला क्वेश्चन है ये हमें पूरी तरह से स्पष्ट समझ में नहीं आया है, इसलिए इसका आंसर मैंने नहीं दिया है आप सभी को। क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं जो आप सभी को आंसर बताया जाए बिल्कुल ठीक बताया जाए, गलत आंसर ना बताया जाए। इसलिए ये क्वेश्चन मुझे कम समझ में आया। ये क्वेश्चन कहाँ का है, स्पष्ट पूरा साफ क्लियर जो है क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए यह क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। इसके आगे का क्वेश्चन जो था इसे आप देख लें यहाँ पर। परलामपुर का संबंध किससे है या कहाँ पर स्थित है। तो जो है पालमपुर जो है, पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक शहर है। यह कई चीज़ों से जुड़ा है, जैसे पालमपुर को पश्चिम भारत की चाय राजधानी भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध कांगड़ा चाय का उत्पादन भी करता है। यहाँ पर दोस्तों जो है प्रसिद्ध कांगड़ा चाय का उत्पादन होता है, इसलिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर क्या होता है, प्रसिद्ध कांगड़ा चाय का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप सभी के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने नहीं जोड़ा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।